Thank you so much, Dr. Misbah, for the introduction. I will be taking on from here. आप सबको खुशामदीद हमारे वेबिनार के दूसरे सेगमेंट में, जहां हम डिस्कस करेंगे मलेज एंड फटीग इन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स। हमारे साथ, जैसे कि आपको मालूम है, मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ हफीज़। वेलकम डॉक्टर आतिफ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्कशन रिवॉल्व करेगा अराउंड ENT इन्फेक्शंस, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, होर्सनेस, और हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे रोल मल्टीविटामिन्स का, किस तरह से कॉजेज़ हैं इन सारे इन्फेक्शंस के। सो डॉक्टर साहब जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर और बेशतर माएँ कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कभी वो कहते हैं कि पानी चला गया कान में, कभी हवा लग गई। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से। ये एक चीज़ है, लोग कानों में दर्द या कानों का मसला बच्चों के साथ रहता है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एंड इट इज़ सेड दैट एवरी 1 चाइल्ड आउट ऑफ 5 सफ़र ओटाइटिस मीडिया बिफोर द एज ऑफ 5 years। तो बहुत कॉमन है। अच्छा, इसकी वजह उमूमन ऐसा नहीं होता कि पानी चला गया या हवा चली गई उसके अंदर, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका यूं समझ लीजिए आप कि नाक और कान का आपस में एक लिंक होता है और एक ट्यूब के जरिए वो लिंक होते हैं, जिसको यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर वो हॉरिजेंटल होती है, जैसे जैसे एडल्टहुड आता है तो वो कंपैरेटिवली वर्टिकल हो जाती है। तो उनके अंदर छोटे बच्चे लेट के फीड लेते हैं या बॉटल फीड करते हैं या बाज़ औक़ात मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो उसके अंदर भी बच्चे की पोजीशन जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। और बच्चा जब दूध सक करता है या पी रहा होता है तो ये दूध बाज़ औक़ात उस यूस्टेशन ट्यूब के साथ मिडल ईयर में चले जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि नज़ला ज़ुकाम, बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मौसम बदला या कोई भी चीज़ हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ तो भी, या गला खराब हुआ तो इस यूस्टेशन ट्यूब से जरासीम कान के अंदर चले जाते हैं एंड दैट कॉजेज द मिडल ईयर इन्फेक्शन। तो बेसिकली उसकी वजह हवा लगना या पानी जाना नहीं होती, बल्कि कान के या हलक या नाक के जरिए इन्फेक्शन का कान में पहुंचना होता है। एक चीज़ ये होता है ओटाइटिस मीडिया। लेकिन एक और चीज़ जो काफ़ी कॉमन होती है कि अक्सर मदर दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड कि जी हम बच्चे के कान साफ करें, and they put the cotton buds into the small ear canals of the child, जिसके नतीजे में they inflict trauma to the ear of that child, और उसके नतीजे में कान के बैरूनी हिस्से का इन्फेक्शन है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, वो हो जाता है। तो कॉटन बड का इस्तेमाल दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से कानों में अक्सर बच्चों के इन्फेक्शन होता है। तो ये वजूहात होती हैं यूजुअली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरा दूसरा सवाल रिवॉल्व करता है अराउंड साइनस इन्फेक्शन। एकदम से प्रेवलेंस इन एडल्ट्स और साइनस इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो उसके आपको कॉजेज़ क्या लगते हैं? नंबर 1 पॉल्यूशन, नंबर 2 एलर्जी। तो अब जैसे मुख्तलिफ शहर होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा कराची शहर है, यहाँ पे डस्ट माइट्स एलर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि डस्ट बहुत होती है। आप एक कमरे को बिल्कुल पैक कर दें जिसमें कोई आ जा ना हो, दरवाजे बंद हो, सील हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप चंद घंटों के बाद आएंगी तो आपको टेबल सरफेस के ऊपर या टेबल टॉप्स के ऊपर या जो भी जगह है वहाँ पे आपको गर्द मिलेगी। तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये डस्ट किताबों में भी जमा होती है, कारपेट्स में भी होती है, पर्दों में भी होती है, फिर वहाँ पे डस्ट माइट्स पैदा होते हैं, दैट कॉजेज एलर्जी। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ पॉल्यूशन ओवर देयर। तो ये पॉल्यूशन जो है ये एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी जो होती है वो अफेक्ट करती है नेजल म्यूकोजा को भी और साइनस म्यूकोजा को भी, दैट लीड्स टू द साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस, जिसके बाद में ये साइनोसाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से इन 2 वजूहात जो हैं वो मेनली जिसकी वजह से साइनोसाइटिस जो है वो कॉमन होता है। तो जब आप देखें, अब आजकल जैसे हम देख रहे हैं इन ENT प्रैक्टिस, अभी सुबह भी मेरी बात हो रही थी किसी से, जब से कोविड आया लोगों ने मिलना जुलना छोड़ा है, बाहर के खाने कम हो गए हैं, बाहर घूमना फिरना कम हो गया, तो साइनस इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है इट हैज़ ड्रॉप सडनली। और अब हमारे पास जो पेशेंट्स वैसे ही कम है, जो पेशेंट्स आते हैं उनमें साइनोसाइटिस के पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, जिसकी प्रोबेबल रीज़न जो समझ में आता है वो यही है कि लोग बाहर निकलते नहीं हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और घरों में रहते हैं और सफाई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, नाक मुंह हाथ सब धोते रहते हैं। तो इस वजह से ये साइनस इन्फेक्शन कम है। लेकिन ऑब्वियसली कराची के अंदर पोल्यूशन और डस्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से इस्लामाबाद है जहाँ पे पॉलन एलर्जी होती है। तो हर वो शहर जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ होगी वहाँ पे ये एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस डेवलप हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसी डायरेक्शन में चलते हुए अगर आप थोड़ी सी लाइट शेड कर सकें हॉर्सनेस के ऊपर, कॉजेज़
किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में नज़र आते हैं और उसके अराउंड ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है? देखिए, होर्सनेस जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन होर्सनेस के अंदर जो वजह उसकी सबसे ज़्यादा होती है वो अक्सर और बेशतर जो यहाँ पे आती है वो एक तो लैरिंजाइटिस होता है। लैरिंजाइटिस ये होता है कि लैरिंक्स एक वॉइस बॉक्स है आम ज़बान में जिसको कहते हैं, और उस वॉइस बॉक्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है या उसके ऊपर वरम आता है या इसमें इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, बोलने के तार होते हैं, तो जब उनके ऊपर ज़रा भी वरम होता है तो आवाज़ ख़राब हो जाती है। एक रीज़न तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये कि लाउड शाउटिंग या वो प्रोफेशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोला जाता है वो भी एक कॉमन कॉज है। मिसाल के तौर पर टीचर्स, प्रीचर्स, सिंगर्स, हॉकर्स, ये सारे लोग जो है वो ज़ोर से बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो वोकल अब्यूज़ की वजह से बैठ जाती है। तो नॉर्मल कॉजेज़ जो है वो ये दो होते हैं। जो वोकल अब्यूज़ की वजह से बढ़ती है उसमें भी वॉइस रेस्ट करना होता है और उसके बाद उमूमन वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर इसमें वॉइस रेस्ट ना किया जाए तो फिर उसके अंदर वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसको आम ज़बान में सिंगर्स नोड्स भी कहते हैं। ये सिंगर नोड्स फिर सर्जिकली जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं। दूसरी वजह जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, ज़ाहिर है उसके साथ फिर आप कोई एंटीबायोटिक्स या स्टीम इनहेलेशन या जो भी चीज़ें, उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेप थ्रोट भी एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, तो इज इट कंटेजियस? नो, इट इज़ नॉट कंटेजियस। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है वो घर में किसी को भी हो सकता है और वो कहीं से भी एक्वायर हो सकता है। नॉर्मली जो है वो बहुत सारे लोग इससे जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं और उसकी सेंसिटिविटी टॉन्सिल्स के अंदर ज़्यादा होती है, टॉन्सिल्स के अंदर वो रहते हैं और उसके बाद वो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट कंटेजियस। इसके साथ एक एसोसिएटेड मिथ ये भी है कि अगर स्ट्रेप थ्रोट को मतलब इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए तो बॉडी उसको खुद ब खुद क्लियर या क्योर कर देती है। इज दैट ट्रू? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन हो उसका एक नेचुरल फिनोमेना होता है, एक नेचुरल पैटर्न होता है। उस नेचुरल पैटर्न के अंदर ये होता है कि बॉडी में ज़ाहिर एक इम्यूनिटी होती है, एक तंदुरुस्त आदमी होता है, उस तंदुरुस्त आदमी के जिस्म की अपनी एक इम्यूनिटी होती है जो कि उस आने वाले बीमारी से या एंटीजन या जरासीम से जो है वो लड़ रही होती है। अगर वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है और इन्फेक्शन वीक है तो उसको ओवरकम कर लेगी। अगर इन्फेक्शन ताकतवर है और बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इन्फेक्शन उसको ओवरकम कर लेगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है हल्के फुल्के इन्फेक्शंस के अंदर कि जहाँ इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, यंग पीपल हैं, ठीक है ना, और जो फिज़िकली स्ट्रांग हैं तो वो अक्सर उनको दे डोंट नीड एंटीबायोटिक्स। लेकिन बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या वो लोग, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कोई है, ठीक है ना, आपने बिल्कुल ही खा लिया कोई गोला गंडा ज़बरदस्त किस्म का और बाहर से जाके और उसके ज़ाहिर उसमें बहुत सारे जरासीम आप ले आए, तो आप कितने भी तंदुरुस्त हों तो इन्फेक्शन ओवरकम कर लेगा बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर। तो हर बीमारी का ये प्रोसेस होता है कि एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो उसको काउंटर करती है और उस पर ओवरकम हो सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो वो इम्यूनिटी को ओवरकम कर लेता है। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कभी कोई चीज़। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के साथ साथ एक अलामत उसकी सोर थ्रोट भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो आप हमें बता सकते हैं कि सोर थ्रोट की वर्सनिंग किस तरह पता चलती है? माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, किस तरह इसको ग्रेड किया जाता है? इसकी कोई ऐसी फिक्स क्लासिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे गले में खराश है, ज़्यादातर स्क्रैची थ्रोट होता है, ये एक बहुत माइल्ड सी फॉर्म होती है। यू डोंट नीड एंटीबायोटिक्स फॉर दैट। आपने गरारे कर लिए, थोड़ा सा परहेज कर लिया, जो ठंडी खट्टी चीज़ें उनको अवॉइड कर दिया, तो ये ठीक हो जाता है। समटाइम्स दिस इज़ ड्यू टू एलर्जी, तो आपने एंटी हिस्टामिन ले ली, एंटी एलर्जी ले ली, उससे भी बेहतर हो जाता है। समटाइम्स आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लेते हैं, लाइक पैरासीटामोल ले ली आपने, आइबुप्रोफेन ले ली, या कोई भी चीज़ ऐसी दवाई ले ली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, गरारे कर लिया, तो इट सबसाइड्स। फिर उसके बाद ये होता है कि थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है एंड यू माइट नीड एंटीबायोटिक्स। और कभी कभी जो होता है वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि यू हैव टू पुट द पेशेंट ऑन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स। तो आप इसको बस इसी तरीके से होता है। आम तौर पे जो होता है वो स्क्रैची थ्रोट या गले में खराश कहते हैं, इट्स अ माइल्ड इन्फेक्शन, आइदर यू नीड अ वेरी बेसिक एंटीबायोटिक फॉर दैट और यू डोंट नीड एन एंटीबायोटिक। ये वही है जो आपके पर्टिनेंट उस सवाल से हो सकता है कि ये वो इन्फेक्शन है जिसको बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ओवरकम कर सकती है अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, या हमारे पास क्लिनिक्स पे अक्सर एंटीबायोटिक बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनली के 2-4 दिन देखें इन्फेक्शन, इफ इट इज सबसाइडिंग तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो फिर आप एंटीबायोटिक। लेकिन सम टाइम इन्फेक्शन इतना सिवियर हो सकता है, उसको आप कह सकते हैं सिवियर, कि उसके अंदर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है।
डॉक्टर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, अक्सर और बेशतर ये भी कहा गया है कि टॉन्सिल्स सर्व नो पर्पस, सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? असल में टॉन्सिल्स का जो रोल होता है वो बहुत अर्ली एज के अंदर होता है, 2-3 साल के अंदर, और उसके अंदर इनका काम ये होता है कि ये समझ लें आप, आम ज़बान में अगर हम कहें कि ये एक चेक पॉइंट है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो दुनिया जहान की चीज़, उसका गेट एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जब भी वो बाहर से आ रही है तो वो एक एंटीजन होता है। उसमें जर्म्स भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो ये जो टॉन्सिल से, जब ज़ाहिर है मुँह एक मेन रूट है अंदर जाने का किसी भी चीज़ का, और इसके ज़रिए जब जाते हैं तो ये उन एंटीजन्स को रीड करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर रखता है, और उसके बाद इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। एक प्रोसेस पूरा होता है। तो शुरू में तो इनका फंक्शन होता है, उसके बाद दिस एंटीबॉडी फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द बोन मैरो। तो उसके बाद फिर टॉन्सिल्स ये काम नहीं करते हैं और देन दे बिकम यूजलेस। तो अगर, लेकिन ये कि अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो दे कैन रिमेन इन द बॉडी, जैसे हम सबको है, तो उनका कोई ऐसा खास फंक्शन रहता नहीं है। तो उनकी मैं मिसाल अक्सर देता हूँ। लोग ये कहते हैं कि जी ये तो चौकीदार होते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ ये वो चौकीदार है जो रात को बस सीटी बजाता है और जब चोर आते हैं तो दुबक जाता है। तो इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं रहती थोड़ा सा बड़ा 2-3 साल के बाद। डॉक्टर साहब, आप अपनी डेली प्रैक्टिस में बेशतर ईएनटी पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको मलेज एंड फटीग के सिम्टम्स के साथ कितने पेशेंट्स आ रहे होते हैं? अच्छा, मलेज और फटीग जो है वो इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजी आप कह लें। मलेज को बाय डेफिनेशन ये कहा सकता है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और बीइंग अनवेल, और फटीग जो होता है इट्स टायर्डनेस बेसिकली। तो दोनों चीज़ें जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं। ज़ाहिर है जो इनके कॉजेज़ होते हैं मेनली, वो नंबर एक तो एज होता है, मैल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकता है, क्रॉनिक इलनेसेस हो सकती हैं, कोई भी क्रॉनिक मेडिकल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, कोई एक्यूट इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ ज़ाहिर है मलेज और ये फटीग और ये तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स जो कि हमारे पास जो आते हैं, अक्सर जिनमें मलेज या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पोस्ट कैंसर सर्वाइवल होते हैं आप कह रहे हैं, या कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको कीमो रेडिएशन चल रही होती है। तो दे चूँकि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा नहीं होता, ग़िज़ा भी अच्छी नहीं होती। फिर डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द कॉज फटीग। अगर आप ज़हनी तौर पे परेशान हैं तो भी आप जल्दी थक जाएँगे, आप फटीग हो जाएँगे। तो ये तमाम क्रॉनिक इलनेस जो होती है वो इंसान की सिर्फ फिजिक पे असर नहीं करती है, बल्कि उसकी साइकोलॉजी पे भी अफेक्ट करती है और उसको एक डिप्रेशन की कैफियत में ले जाती है। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, दिस लॉट ऑफ थॉट्स ओवर देयर। सिमिलरली इज हैपनिंग, अगर हम करंट सिनेरियो में बात कर लें कि कोविड है, कोविड में एक फटीग तो वो है जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं, जो कि उस वायरस का इम्पैक्ट है, शदीद बॉडी एक है, बुखार है, और उसके साथ एक और चीज़ जो बहुत सारे पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में 15 दिन, और वो जो तन्हाई है दैट टेक्स देम इनटू अ डिप्रेसिव फेज, और वो डिप्रेशन जो है वो उनमें फटीग और मलेज जो है वो क्रिएट कर देता है। यानी वो जो जहनी मेंटल उनका जो फटीग है वो रिफ्लेक्ट्स इन देयर बॉडी एज वेल। तो जाहिर है कि ये तमाम चीज़ें इनके साथ रिलेटेड होती हैं और इस तरह के पेशेंट जो है वो आते हैं हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में मल्टीविटामिन्स का कितना रोल है? देखिए, विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कहें कि इट्स नॉट लाइक अ पैरासिटामॉल, कि जी आपको बुखार है और मैं आपसे कहूँ कि जी आप 2 गोली पैरासिटामॉल खा लें तो आपका बुखार उतर जाएगा। इट्स नॉट लाइक एन एंटीबायोटिक, कि मुझे पता है कि जी आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, मैं आपको इनमें से कोई एंटीबायोटिक दूंगा 2 या 3 में से और आप ठीक हो जाएंगी। विटामिन्स आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और ये एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे एस्प्रोनिकोलस की गोली का इश्तिहार आता था कि इधर नीचे हलक से उतरी और उधर जनाब आप बहाल हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू टेक डेफिशिएंटी टू बिकम डेफिशिएंट इन सर्टेन विटामिन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सिमिलरली इनकी डेफिशिएंसी दूर करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ विटामिन्स हैं जो कि बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंसान की फिजिकल इनएबिलिटी टू वर्क, या फीलिंग ऑफ अनविलिंगनेस, या टायर्डनेस, या फटीग के ऊपर, या मलेज के ऊपर। जिसमें सबसे बढ़ के तो आप जो लेटेस्ट रिसर्च उसके अंदर विटामिन डी है, मल्टीपर्पज़ है। विटामिन डी के अंदर आप देखती हैं कि वो एक तरफ तो ऑस्टियोपोरोसिस करवा रहा है, एक तरफ वो जो है वो ऑस्टियोमलेशिया करवा रहा है बच्चों के अंदर, और उसके अलावा ज़ाहिर है कि बोन वीकनेस होती है,
अर्ली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो मसल फटीग भी करवाता है। उसके अलावा उसके साथ जो है वो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी वीक होता है। तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस भी होती है और बोनी वो भी होती है, और उसके अलावा इसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉजेज अ लॉट ऑफ फटीग एंड अ लॉट ऑफ मेलेज। सिमिलरली बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें से बहुत से बी कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जैसे थायमीन है या फिर B12 है, फोलेट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसल वीकनेस करवाती हैं, इरिटेबिलिटी करवाती हैं, डिप्रेशन करवाती हैं, इनकी वीकनेस। फिर बहुत सारे वाइटामिन ऐसे होते हैं, B6 है जिसकी डेफिशिएंसी से या B12 से भी एनीमिया होता है, ठीक है ना। जब एनीमिया होता है तो ज़ाहिर इंसान वीक होता है और टायर्डनेस होती है। तो बहुत सारा जो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है वाइटामिन की। तो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इनकी डेफिशिएंसी जो है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस एंड मलेज। तो जब इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, फिर इसी तरह से क्रॉनिक इलनेस है, तो हम सप्लीमेंट करते हैं उनको वाइटामिन के साथ कि आप बी कॉम्प्लेक्स ले लें। तो जाहिर है वो ये नहीं होता कि आपने आज खाया तो कल सही हो, बट दे हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर इसके अंदर ये भी नहीं होता है कि एंटीबायोटिक की तरह कि आपकी एक डोज मिस हो गई तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वेन एवर यू फील लाइक, तो आप उसको खा लें, आप ले लें। फील लाइक से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने बस वही पैनाडॉल की तरह का, बल्कि आप कभी भूल गए तो कोई बात नहीं, आप सुबह खाते हैं, आप रात को खा लें, लेकिन यू हैव टू टेक इट रेगुलरली। जब आप उसको रेगुलरली लेंगे तो फिर उसके इफेक्ट्स आएंगे कुछ अरसे के बाद, ठीक है ना। देखें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, अब उसको जो है वो 200,000 यूनिट्स उसको जो है दिए जाते हैं, कोई पर वीक देता है, कोई 15 डेज में देता है, पर उसका जो डेफिशिएंसी है वो ठीक होने में 6-8 हफ्ते लगते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो एक सफिशिएंट उस पर पहुंचता है, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, समटाइम्स वो भी नहीं होता। तो विटामिन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्ट। तो इसलिए जब भी विटामिन दी जाते हैं तो वो स्लोली जो है वो बिल्डअप करते हैं इंसान की अपने इम्यून सिस्टम को। तो इनके बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे बड़े अनएक्सप्लेन किस्म के इनके अभी भी जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दे प्ले अ रोल इन इम्प्रूविंग द बॉडी एक्टिवनेस, और इसकी जो एजाइलनेस है उसको जो है वो बढ़ाते हैं, और फटीग और मेलेज या टायर्डनेस, वीकनेस, इन चीज़ों को दूर करते हैं विटामिन से। डॉक्टर साहब, पिछले 4-5 महीने से हॉट टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस। उसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत उभर के आई, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, वो था इम्यूनिटी बूस्टिंग अपनी बढ़ाने के लिए। और उस इम्यूनिटी बूस्टिंग और मल्टीविटामिन्स और कोरोना वायरस, इन तीनों को हम किस तरह देखते हैं और लिंक करते हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो कोरोना का वैसे भी नहीं है कि हम ये कहें कि जी हम ये दवाई देते हैं। सारे जो हैं वो जितने भी हैं वो सारे यानी दे आर अंडर रिसर्चेस, चाहे वो क्लोरोक्विन हो, चाहे वो टॉक्सिलिजुमैब हो, या कोई एंटीवायरल हो, कोई भी चीज़ हो। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि दोज पेशेंट्स हु हैव डेफिशिएंट इन विटामिन डी, या तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। विटामिन डी और विटामिन सी इतना ज़्यादा है कि विटामिन सी और ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं मार्केट से, लोगों ने ले लेके उसको खाना शुरू कर दिया है, पहले कोई पूछता नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें दे हैव अ डेफिनेट रोल इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी, ये चीज़ तो प्रूवन है। वैसे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे जो है, और बी कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे विटामिन, जैसे मैंने नाम लिया कि B1 है, B6 है, B12 है, ये सारे जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करते हैं। अब जैसे B12 है, जैसे मैंने कहा एनीमिया है, अगर ये B12 नहीं हो तो आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसमें कि B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके अंदर आप B12 को जो है वो सप्लीमेंट करते हैं नॉर्मली, तो ज़ाहिर है जब एनीमिया होगा तो इंसान वैसे ही वीक होगा, और जब वो वीक होगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप इसको यूँ कह लें कि एक सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट है, कि आप ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप कह लें इसको, कि जब आप विटामिन का स्टेटस किसी का अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि जब भी कोई जरासीम आते हैं या कोई भी इन्फेक्शन अटैक करता है आपके ऊपर, इफ़ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है तो ओवर पावर उसको कर सकता है। लेकिन अगर आप वीक हैं तो कोई भी इन्फेक्शन आएगा वो आपकी इम्यूनिटी को कर देगा। इसी तरीके से क्रॉनिक इलनेस जैसे डायबिटीज़ है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस का बड़ा रोल है कि आप दें जो नर्व टॉनिक्स हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं
तो उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी उनकी जो है वो कम होती है। तो जहाँ पे भी इम्यूनिटी कम है तो आप विटामिन्स उसके सप्लीमेंट जो है वो आप देते हैं, जिससे डेफिनेटली उनका एक रोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आज कोरोना के डर से खाना शुरू किया तो 15 दिन में हमारी इम्यूनिटी जो है बूस्ट हुई। यू हैव टू टेक इट रेगुलरली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल फीडबैक। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत मुफीद साबित होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।